बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एम अब्दुल्ला भाई। आज की जो खबर है वो ये है कि अरशद शरीफ साहब की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ गई है, और उस रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ के सर में बाईं जानिब से गोली लगी है, जिससे दिमाग उनका जख्मी हुआ है। और जो दूसरी गोली है वो कमर के ऊपर वाले हिस्से में लगी है, जिसने फेफड़ों को मुतासर किया है। और उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा है जो रिपोर्ट के मुताबिक कि उनकी जो मौत है वो एक से ज़ायद ज़ख्म की वजह से हुई है, यानी उनके ज़्यादा ज़ख्मों की वजह से। और उस रिपोर्ट के अंदर ये बात भी सामने आई है कि उनको जो दोनों गोलियां, जो कि अहम पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट और अहम तरीन जिसको मेरी नज़र में पॉइंट है, और वो ये है कि ये दोनों गोलियां चंद यानी कि इंचेज के फासलों से लगी हैं, तकरीबन 1 फीट के फासले से। और इससे भी आगे जो अहम पॉइंट है वो ये है कि जदीद अताशी असलह से चलाई गई है। अब यहाँ पे सवाल उठता है, और वो सवाल ये है कि अगर ये वाली जो रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है ना कि 1 फीट की फासले से गोली मारी गई है, यहाँ पे तो दो जो अहम पॉइंट हैं वो हाईलाइट, और मामला जो है वो वन साइडेड हो जाता है, वो सामने हकायक तक बंदा पहुंच जाता है। और वो कैसे? पहला ये है कि अगर 1 फीट के फासले से गोली चलाई गई है तो पुलिस की जो फायरिंग हुई है, जो उनकी पुलिस, कीनिया की पुलिस ने कहा है कि फायरिंग से वो रद्द हो जाता है। भाई 1 फीट इट्स मीन के गाड़ी के अंदर से मारा गया। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो खुरम ने बयान आपने रिकॉर्ड कराया कि गाड़ी पे जब फायरिंग हुई तो मैंने गाड़ी भगाई, यहाँ पे उसके जो रिकॉर्डेड बयान है जो पाकिस्तानी टीम को उसने दिया वो बयान भी रद्द हो जाता है कि उसके ऊपर जो गोलियां हैं वो गाड़ी के अंदर से उसने कहा है कि बाइक से गोली फायर हुई है जो उसको लगी है। अब सवाल ये है कि 1 फीट का जो फासला है तो वो तो गाड़ी की पिछली सीट से वहीं तक बनता है, वो तो कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं। अगर ये वाली बात सच है कि 1 फीट से उसको गोली मारी गई है तो इसमें जो खुरम का बयान है वो तो झूठ पे मबनी, और अगर वो झूठा है उसका बयान है तो इट्स मीन वो मुलव्वस है, लिहाजा कातिल तो पकड़ा गया ना, सीधी सी बात है। जो मुलव्वस शख्स है वो तो सीधा सीधा इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी तो वो आइडेंटिफिकेशन हो गई ना कि कौन कातिल है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। दूसरी जो मजीद तहकीक है वो ये है कि जो बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों के नमूने हैं उनको मजीद तहकीक के लिए भेज दिया गया है। और इसके साथ जो अरशद शरीफ के हवाले से जो उन पूरे ये वाले खुरम और वकार का जो ताल्लुक है उसके हवाले से पाकिस्तानी जो ज़राए हैं ये कहते हैं कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने इनका जो सरकार सफरी रिकॉर्ड है पाकिस्तान आने जाने का वो हासिल कर लिया, और उस रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूदगी के दौरान खुर्रम अहमद के राब्तों की जो तहकीकात है वो हुई। और इस जराये के मुताबिक ये कहना है कि 2022 के 10 माह में खुर्रम अहमद मुख्तलिफ मुद्दत के लिए 4 मरतबा पाकिस्तान आए। 2022 के अंदर 4 मरतबा खुर्रम नामी शख्स पाकिस्तान आया। अरशद शरीफ जो हैं वो 10 अगस्त को मुल्क से बाहर जाते हैं, उस वक्त खुर्रम पाकिस्तान में होता है। खुर्रम 19 अगस्त को कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कीनिया का सफ़र करता है, 19 अगस्त को। और 20 अगस्त को अरशद शरीफ दुबई से कीनिया पहुंचते हैं। अच्छा जी, एमिग्रेशन रिकॉर्ड के मुताबिक खुर्रम अहमद 3 अक्टूबर को फिर कराची आए। खुर्रम अहमद 3 अक्टूबर को, 20 अगस्त 19 अगस्त को जाते हैं खुर्रम, और 3 अक्टूबर को फिर वापस आते हैं, और 7 अक्टूबर को दुबई के लिए रवाना होते हैं। 7 अक्टूबर को दुबई के लिए रवाना होते हैं। और जो तफ्तीशी जराए हैं वो ये भी कह रहे हैं कि वकार अहमद आखिरी बार 18 दिसंबर 2017 को पाकिस्तान आए थे। ये दोनों भाई हैं, एक भाई इस अंदाज से चक्कर लगा रहा है, दूसरे भाई कब आए हैं? 2017 को। जराए का ये भी कहना है कि अरशद शरीफ के कत्ल के वक्त गाड़ी चलाने वाले खुर्रम अहमद सफरी रिकॉर्ड को तफ्तीश का हिस्सा बना लिया गया। ये भी पॉइंट आम है कि एक शख्स 19 अगस्त को जाता है, 3 अक्टूबर को वापस आता है, और तकरीबन कितने 3 से 4 दिन रहने के बाद फिर वापस जाता है। क्यों आया था ये भी मालूम होना चाहिए कि क्या घर पे कोई परेशानी हुई। आदमी इतनी शॉर्ट टर्म और इतने कम पीरियड में तो इसी वजह से आ सकता है ना, और कीनिया की कोई डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं है, लिहाजा उसने फ्लाइटें चेंज करके आनी है, ममालिक के थ्रू आना था। तो वो कैसे आया? क्या घर पे कोई इमरजेंसी बनी?
کیا گھر کے اندر کوئی پریشانی ہوئی ہے؟ بندہ ایمرجنسی میں اس طرح کے چھوٹے چکر لگاتا ہے نا، ایک کاروباری آدمی یا ایک کام والا آدمی، اور پھر وہ اس دفعہ دبئی سے واپس کیوں گیا؟ یہ سارے اس کے عام جو پوائنٹ ہیں، یہ میرے خیال میں جو قتل ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جو ناحق قتل ہوتا ہے وہ زیادہ دیر چھپتا نہیں ہے، اس کے جو حقائق ہیں وہ جو جھوٹ ہے نا اس کے پیر نہیں ہوتے، وہ جتنا جھوٹ بولو گے اس سے سوال در سوال نکلے گا، سچ کا سوال نہیں ہوتا، سچ ایک بات بولنا پڑتا ہے اس کے بعد کوئی سوال نہیں ہوتا، جھوٹ آپ جتنا بولو گے، جھوٹ ایک بولو گے نا اس سے 100 سوالات نکلتے ہیں، لہٰذا جب آپ ایک جھوٹ سے 100 سوالات نکلیں گے ان میں سے دو چار ایسے سوال ہوں گے جو پکڑے جانے والے ہوں گے، جس سے حقائق واضح ہو جائیں گے اور قاتل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے، تو یہاں بھی وہی چیز ہے۔ اور دوسری یہ حکومت کے لیے مشکل ہے کہ ایک آدمی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کیوں نہیں منظر یہاں پہ لائی جا رہی؟ اس کی والدہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے رجوع کر لیا کہ ہمیں جو رپورٹ ہے وہ دی جائے، اور ہمیں یہ بھی خدش ہے کہ اس رپورٹ کو تبدیل نہ کر دیا جائے، یہ میرے خیال میں بہت بڑا ایلیگیشن ہے، اور اگین یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس پہ بھی نوٹس لینا چاہیے، اور انہوں نے بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط بھی لکھا ہے جس کے اوپر ابھی تک میرے خیال میں چیف جسٹس نے کو پرسو ہی نہیں کیا، یہ تو ویسے انفارچونیٹلی ہے کہ اس آدمی نے جانے سے قبل بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا تھا، کاش اس وقت اگر اس کی سنوائی ہو جاتی تو آج زندہ ہوتا، لیکن انفارچونیٹلی یہ قوم قلمی ہے، ہم زندوں کے لیے تو کچھ کر نہیں سکتے، لیکن مردوں کے لیے ہم پھر جب آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، شہید ہو جاتا ہے، پھر ہم روڈوں پہ آتے ہیں، پھر ہم حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، پھر ہم رونا پیٹنا شروع کرتے ہیں۔ خیر اللہ خیر کرے، اور اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم دعا گو ہیں، اللہ پاک اس ملک کو اسلامی معاشی سپر پاور بنائے اور ہمارے اداروں کو مزید مضبوط بنائے، اور جو قانون ہے اور لا کا جو ایک نظام ہے اس کی سربلندی ہو۔ آخر میں پلیز آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو